अच्छा, एक बात सोचिए। मतलब इमेजिन कीजिए कि आपके सामने कोई इंसान खड़ा होके पूरी ताकत से चिल्ला रहा है, अपना सारा गुस्सा बस आप पे ही निकाल रहा है। हम्म ये इमेजिन करना ज्यादा मुश्किल नहीं है आज के समय में। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन सोचिए कि बिना एक भी शब्द बोले, बिना कोई सफाई दिए, सिर्फ अपनी एक शांत मानसिक स्थिति के जरिए आप उस इंसान का पूरा मूड ही बदल दे। अरे वाह। मतलब ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लग सकता है, लेकिन आज की हमारी इस डीप डाइव में हम ठीक इसी विज्ञान और अध्यात्म को बहुत गहराई से समझने वाले हैं। बिल्कुल। और ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो आज हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो 11 अप्रैल 2026 की एक बहुत ही खास अव्यक्त मुरली है। इसका जो मेन विषय है वो है इनर ट्रांसफॉर्मेशन, द रोड मैप टू विटनेस कॉन्शियसनेस, यानी आंतरिक परिवर्तन और साक्षी भाव का रोड मैप। सही बात है। और मजेदार बात यह है कि ये सामग्री सिर्फ ये नहीं बताती कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि ये कैसे सोचना है, कैसे महसूस करना है और कैसे बनना है, उसका एक पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने रखती है। एग्जैक्टली और इस ब्लूप्रिंट की ना सबसे खास बात इसकी गहराई है। मतलब अगर ये सिर्फ रूल्स की एक लिस्ट होती तो शायद हम इसे एक बार पढ़ते और भूल जाते। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है सेल्फ हेल्प बुक्स के साथ। बिल्कुल। लेकिन ये जो स्रोत है ये असल में एक ब्रिज का काम करता है। ये हमारे बहुत गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को हमारी रोजमर्रा की न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी से जोड़ता है। तो आज की चर्चा का ढांचा क्या रहेगा? हम इसे 3 मेन हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इसका कोर एसेंस यानी इसका मूल संदेश क्या है, फिर इसके पीछे काम करने वाला विज्ञान कि हमारा मन असल में दूसरों को कैसे अफेक्ट करता है, और अंत में सबसे जरूरी चीज यानी वो प्रैक्टिकल होमवर्क जिसे कोई भी इंसान अपने रोज के जीवन में बहुत आसानी से उतार सकता है। चलिए फिर चलिए इसे अनपैक करते हैं। इस ज्ञान को एक शक्ति में कैसे बदला जाए, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। स्रोत में एक शब्द का बहुत जिक्र आया है, अंतर्मुखता। अंतर्मुखता यानी मन की गहराई में जाना। इसमें काफी क्लियरली कहा गया है कि अगर हम ज्ञान की बातों को सिर्फ रिपीट करते रहें तो वे सिर्फ शब्द बनकर रह जाते हैं, लेकिन जब कोई अंतर्मुख होकर उन्हें सुनता है तो वही शब्द पावर बन जाते हैं। राइट। तो ऐसा क्यों होता है कि एक ही बात ऊपरी तौर पे सुनने से अलग असर करती है और गहराई से सुनने पर एकदम बदल जाती है? ये ना असल में सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के बीच का फर्क है। सही बात। ऊपरी ज्ञान या जिसे हम सरफेस नॉलेज कह सकते हैं, वो सिर्फ हमारे दिमाग के इंटेलेक्चुअल हिस्से तक ही सीमित रहता है। मतलब सिर्फ लॉजिक तक? हाँ, और अक्सर ये ऊपरी ज्ञान इंसान का ईगो बढ़ा देता है, क्योंकि इंसान को लगने लगता है कि अरे मुझे तो सब पता चल गया है। हाँ, मैंने बहुत से लोगों में ये देखा है, ज्ञान का अहंकार हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो डीप नॉलेज या गहरा ज्ञान होता है ना, वो सिर्फ जानकारी नहीं बढ़ाता, वो इंसान के बेसिक नेचर को, उसके मूल स्वभाव को ही बदल देता है। स्रोत में मन को एक मंदिर कहा गया है। एक मंदिर? ओके। हाँ। और अगर हम इसे साइंस के नजरिए से देखें तो हमारा मन एक एनर्जी फील्ड की तरह काम करता है। हमारे मन में जो भी थॉट्स आते हैं वे असल में एक फ्रीक्वेंसी हैं। और हमारी भावनाएं? हमारी हर भावना एक वाइब्रेशन है। तो जब मन में विकार या नेगेटिविटी होती है तो वे बहुत अशुद्ध तरंगे पैदा करते हैं। लेकिन जब मन में अच्छे गुण होते हैं तो वे डिवाइन या दिव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। एक सेकंड में से थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मन एक एनर्जी फील्ड है जो तरंगे पैदा कर रहा है, तो क्या इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक शांत मन नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स की तरह काम करता है? अरे वाह, ये बहुत अच्छी एनोलॉजी है। मतलब बाहर चाहे जितना भी शोर हो, वो अपने आसपास एक सुकून भरा माहौल बना लेता है। और इसके उलट एक क्रोधित या अशांत मन किसी फटे हुए स्पीकर की तरह है, जो सिर्फ खुद की आवाज खराब नहीं कर रहा बल्कि पूरे कमरे का माहौल ही खराब कर देता है। एग्जैक्टली। और दिलचस्प बात यह है कि फिजिक्स भी बिल्कुल यही बात कहता है। अच्छा, फिजिक्स में इसे कैसे समझाते हैं? जब हम कहते हैं कि मन शांत है तो साइंटिफिक भाषा में वो एक लो एंट्रोपी स्टेट में होता है। एंट्रोपी मतलब उथल पुथल? हाँ, अव्यवस्था या डिस्टर्बेंस। तो एक शांत मन में ये उथल पुथल बहुत कम होती है। वो एक बहुत ही स्टेबल लेजर बीम की तरह होता है। इसके उलट गुस्सा एक हाई डिस्टर्बेंस स्टेट है। मतलब ऊर्जा बहुत ज्यादा है लेकिन पूरी तरह से बिखरी हुई है। बिल्कुल, जैसे उस फटे हुए स्पीकर से निकलने वाली रैंडम आवाजें। ये एंट्रोपी वाला फंडा बहुत दिलचस्प है, लेकिन ये दूसरों को कैसे अफेक्ट करता है? यहीं पर ना क्वांटम लेवल का इंटरैक्शन काम आता है। साइंस में एक प्रिंसिपल है रेजोनेंस का। रेजोनेंस? ओके।
जब एक बहुत ही स्टेबल और लो एंट्रोपी वाली फ्रीक्वेंसी किसी अनस्टेबल फ्रीक्वेंसी के कांटेक्ट में आती है, तो वो स्टेबल एनर्जी उस अशांत ऊर्जा को अपने प्रभाव में ले सकती है। वाओ, यानी हमारा मन सिर्फ हमारे शरीर के अंदर बंद नहीं है। एकदम सही। वो क्वांटम लेवल पर लगातार दूसरों के मन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है। मतलब अगर हमारा मन सच में एक ऐसा एनर्जी फील्ड है जो दूसरों की फ्रीक्वेंसी को बदल सकता है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम इस एनर्जी का जानबूझकर डेलिबरेटली यूज भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। स्रोत सामग्री भी इसी दिशा में इशारा करती है और सेवा के एक बहुत ही ऊंचे नोक की बात करती है, जिसे मनसा सेवा कहा गया है। हाँ, मनसा सेवा, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसके अकॉर्डिंग सिर्फ बोलकर ज्ञान देना या समझाना तो सेकेंडरी है। अपनी योग शक्ति से या अपनी स्टेबल मेंटल एनर्जी से दूसरों के थॉट्स या संकल्प बदलना सबसे ऊंची सेवा है। राइट। और इसे हम उसी रेजोनेंस के प्रिंसिपल से समझ सकते हैं। स्रोत में ना इसका एक बहुत ही क्लियर उदाहरण दिया गया है। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि सामने कोई इंसान बहुत गुस्से में है। वो अपनी पूरी हाई एंट्रोपी वाली बिखरी हुई एनर्जी बाहर फेंक रहा है। मतलब बिल्कुल फट रहा है वो इंसान। हाँ, अब ऐसे में अगर दूसरा इंसान बिल्कुल रिएक्ट ना करे, एकदम शांत रहे और अपने मन में सिर्फ शुभ भावना बनाए रखे, तो असल में क्या हो रहा है? वो अपना नॉइस कैंसलिंग मोड ऑन रखे हुए है। एग्जैक्टली। वो अपने लो एंट्रोपी स्टेट को बहुत मजबूती से पकड़े हुए हैं। तो कुछ ही देर में एनर्जी के नियम के तहत उस क्रोधित इंसान का वाइब्रेशन खुद ब खुद उस शांत फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करने के लिए मजबूर हो जाता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मतलब अगर कोई मुझ पर पूरी ताकत से गुस्सा कर रहा है और मैं बिल्कुल रिएक्ट ना करूं, एकदम चुपचाप खड़ा रहूं, तो क्या ये सिर्फ अपने गुस्से को अंदर ही अंदर घोंटना या उसे सप्रेस करना नहीं हो गया? ये बहुत कॉमन डाउट है। क्योंकि साइकोलॉजी को यही कहती है ना कि अपनी फीलिंग्स को दबाना इंसान के लिए बहुत टॉक्सिक और हानिकारक होता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये भावनाओं को दबाना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? इस अंतर को समझना सबसे जरूरी है। भावनाओं को दबाने का मतलब है कि अंदर तो आपके बहुत गुस्सा उबल रहा है, लेकिन आप बस बाहर से चुप रहने का नाटक कर रहे हैं। हाँ, जो कि हम अक्सर बॉस के सामने करते हैं। बिल्कुल, और वो नुकसानदायक है। लेकिन स्रोत सामग्री जिस चीज की बात कर रही है उसे योग अग्नि कहा गया है। ये असल में एक मेंटल डिटॉक्स मैकेनिज्म है। मेंटल डिटॉक्स, ये कैसे काम करता है? चलिए इसे न्यूरोसाइंस की मदद से समझते हैं। हमारे पास्ट का जितने भी संस्कार हैं या जो हमारे गुस्से की आदतें हैं, वे असल में हमारे ब्रेन में बने हुए न्यूरल पैटर्न्स हैं। मतलब दिमाग की वायरिंग। हाँ, वायरिंग। तो जब भी कोई हमें उकसाता है तो दिमाग का वो हिस्सा तुरंत एक्टिवेट हो जाता है, ऑटो पायलट पर। बिल्कुल। लेकिन जब इंसान एक ऑब्जर्वर या दर्शक बनकर खड़ा होता है और योग या ध्यान के जरिए बार बार एक नई और शांत प्रतिक्रिया चुनता है, तो वो असल में अपने ब्रेन की रीवायरिंग कर रहा होता है। वाओ। साइंस कहता है कि जो न्यूरल सर्किट इस्तेमाल नहीं होते, वे धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। यानी हम गुस्से को दबा नहीं रहे हैं, बल्कि हम उस पुराने रास्ते को ही मिटा रहे हैं जहां से गुस्सा पैदा होता है। एकदम सही पकड़ा आपने। जब हम शांत रह के शुभ भावना देते हैं, तो हम उन पुराने नेगेटिव पैटर्न्स को फायर होने से रोक रहे हैं। मेक सेंस। इसी साइंटिफिक प्रोसेस को आध्यात्मिक भाषा में पापों का भस्म होना या पुराने संस्कारों का जलना कहा गया है। ये खुद के सिस्टम को पूरी तरह से डिटॉक्स करना है। तो ये जो डिटॉक्स है, ये कंप्लीट सरेंडर से कैसे जुड़ा है? हाँ, इसी से जुड़ा है पूर्ण समर्पण का सिद्धांत। स्रोत के अनुसार पूर्ण समर्पण का सीधा अर्थ है मन पर पूरा नियंत्रण। ओके। अगर मन अभी भी इधर उधर भटकता है, तो इसका मतलब है कि सरेंडर पूरा नहीं हुआ है। स्थिर मन ईश्वर का माना गया है और अस्थिर मन माया का। यानी ये एक ओनरशिप इशू है कि हमारे मन का मालिक असल में है कौन? बिल्कुल, हमारा मन किसके कंट्रोल में है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। दूसरों की एनर्जी से अफेक्ट ना होने के लिए और अपने मन का मालिक खुद बनने के लिए एक खास तरह की समझ की जरूरत होती है। राइट। स्रोत में एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही गई है, नॉलेज इज ग्रेटर देन लव, यानी ज्ञान हमेशा प्रेम से बड़ा है। ये बहुत डीप पॉइंट है। आमतौर पर दुनिया में प्यार को ही सबसे ऊपर रखा जाता है, लेकिन ये स्रोत कहता है कि अगर ज्ञान से पहले प्यार आ जाए तो वो अटैचमेंट या लगाव बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। लेकिन अगर पहले ज्ञान हो और फिर प्रेम हो तो वो एक डिवाइन कनेक्शन या इंटेलिजेंट लव बन जाता है। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। जब बिना ज्ञान के प्रेम होता है ना, तो इंसान दूसरों की भावनाओं के साथ बहने लगता है। मतलब सामने वाला दुखी है
तो इंसान खुद भी दुखी हो जाता है। हाँ, और इसे अक्सर एम्पैथी मान लिया जाता है, लेकिन ये असल में एक कमजोरी है। कमजोरी कैसे? क्योंकि इससे दोनों ही उस दुख के गड्ढे में गिर जाते हैं। कोई किसी को बाहर नहीं निकाल पाता, लेकिन ज्ञान हमें एक सही दूरी बनाए रखना सिखाता है। मुझे ये कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बिना ज्ञान का इमोशन या प्यार एक ऐसी बहुत ही तेज कार चलाने जैसा है जिसमें कोई स्टीयरिंग व्हील ही ना हो। अरे ये बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है। मतलब आप बहुत तेज जा रहे हैं लेकिन कंट्रोल कुछ भी नहीं है, तो एक्सीडेंट होना तो तय है। और दूसरी तरफ बिना इमोशन का सिर्फ ज्ञान एक बहुत ही बोरिंग मैनुअल किताब पढ़ने जैसा है जिसमें कोई रस ही ना हो। अगर हम इसे थोड़े बड़े नजरिए से देखें तो हम देखेंगे कि वो जो स्टीयरिंग व्हील है ना, वो असल में साक्षी भाव है, यानी विटनेस कॉन्शियसनेस। साक्षी भाव, इसे साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे मेटा अवेयरनेस या डिटैच्ड ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। ओके। ये वो स्टेट है जहां इंसान अपनी ही भावनाओं और विचारों को ऐसे देखता है जैसे कोई तीसरा इंसान देख रहा हो। मतलब खुद को बाहर से देखना। हाँ, और जब ये मेटा अवेयरनेस एक्टिवेट हो जाती है तो हमारे इमोशनल रिएक्शंस बहुत कम हो जाते हैं और डिसीजन मेकिंग की जो क्लैरिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। स्रोत में साक्षी भाव को सबसे ऊंची अवस्था बताई गई है, राइट? बिल्कुल, क्योंकि यह एक साथ दो काम करती है। ये हमारे पास्ट के कर्मों के प्रभाव को साफ करती है और साथ ही हमारी फ्यूचर डेस्टिनी को भी आकार देती है। एक साथ दो फायदे। तो इसी को लाइफ में लागू करने के लिए स्रोत सामग्री में वेट एंड वॉच यानी रुको और देखो के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया गया है। राइट, वेट एंड वॉच। तुरंत रिएक्ट करना माया का प्रभाव है, जबकि धैर्य के साथ सिचुएशन को ऑब्जर्व करना ज्ञान या डिवाइन इंटेलिजेंस है। एकदम सही। पर एक बात बताइए, मतलब ये सब थ्योरी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल जिंदगी की जो भागदौड़ है, जहां हर मिनट एक नया स्ट्रेस है, ऑफिस है, ट्रैफिक है, वहां कोई इंसान इसे कैसे लागू करे? यही तो इस स्रोत सामग्री की सबसे बड़ी खासियत है। इसने हमें सिर्फ थ्योरी नहीं दी है, बल्कि एक बहुत ही क्लियर प्रैक्टिकल रोड मैप दिया है। ओके, क्या है इस रोड मैप में? इसमें 6 तरह के होमवर्क या डेली प्रैक्टिस दिए गए हैं। अगर हम इन्हें एक आम दिन की दिनचर्या में ढालकर देखें तो ये बहुत आसान लगने लगता है। चलिए फिर एक पूरे दिन का इमेजिनेशन करते हैं। दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? दिन की शुरुआत होती है पहले अभ्यास से, जिसे अंतर्मुख ड्रिल कहा गया है। अंतर्मुख ड्रिल, इसमें क्या करना होता है? सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं। शुरुआत के 5 मिनट बिल्कुल मौन रहना है और खुद के ही विचारों का ऑब्जर्वर बनना है। मतलब खुद के थॉट्स को देखना है? हाँ, खुद से पूछना है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। क्या ये विचार शुद्ध है या व्यर्थ है? ये इंसान को सीधे उस मेटा अवेयरनेस के मोड में ले आता है। ठीक है, सुबह का समय है, शांति है, तो ये ड्रिल आराम से हो गई। राइट। लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं, असली दुनिया सामने आती है। मान लीजिए ऑफिस जाते हुए किसी ने ट्रैफिक में बहुत बुरी तरह से कट मार दिया, या ऑफिस पहुंचते ही किसी टॉक्सिक कलीग ने बिना बात के कुछ सुना दिया। ऐसा तो रोज ही होता है। तो तब उस शांत ड्रिल का क्या होगा? गुस्सा तो आएगा ना। वहीं पर इस रोड मैप का अगला हिस्सा काम आता है। ऐसी अचानक आने वाली सिचुएशन के लिए विटनेस मोड ट्रिगर का अभ्यास है। ट्रिगर, ये कैसे काम करता है? जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए या कोई भड़काए तो रिएक्शन देने की बजाय तुरंत अपने दिमाग में एक ट्रिगर दबाना है। खुद से कहना है कि ये सिर्फ एक ड्रामा चल रहा है। ओके। मैं सिर्फ एक ऑब्जर्वर हूँ, एक दर्शक हूँ। और उसी पल हमें उस तीसरे अभ्यास को लागू करना है जिसकी हमने पहले बात की थी, मनसा सेवा प्रैक्टिस। यानी उस कुलीग पर चिल्लाने के बजाय उसे मन ही मन एक शुद्ध वाइब्रेशन देना। बिल्कुल, रिएक्ट न करें और मौन रहकर शुभ संकल्प दें कि यह आत्मा शांत है, पवित्र है। ये तो बहुत पावरफुल है। हाँ, और ये दिन में कम से कम 3 लोगों पर जानबूझकर अभ्यास करने के लिए कहा गया है। एक सेकंड, मुझे यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नजर आ रही है। क्या प्रॉब्लम? देखिए, दिन में 3 लोगों पर यह मनसा सेवा करना। उसके बाद स्रोत में यह भी लिखा है कि दिन में 3 बार खुद को रोककर माइंड टेम्पल क्लीनिंग करनी है। हाँ, माइंड टेम्पल क्लीनिंग। यानी चेक करना है कि कहीं मन में कोई शिकायत या दूसरों से तुलना तो नहीं आ रही। और फिर वेट एंड वॉच प्रैक्टिस के तहत पूरे दिन हर छोटे बड़े फैसले से पहले 10 से 30 सेकंड का पॉज लेना है। राइट। क्या ये सब बहुत थका देने वाला नहीं है? मतलब एग्जॉस्टिंग नहीं लगेगा? क्या हमें अपने ही दिमाग के खिलाफ हमेशा एक सिक्योरिटी गार्ड बनकर खड़ा रहना होगा? ये डाउट आना बहुत नेचुरल है। मेरा मतलब है, क्या ये सब करके इंसान एक भावनाहीन रोबोट नहीं बन जाएगा जिसके कोई इमोशंस ही ना हो?
ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। शुरू में ये ऐसा ही लग सकता है जैसे हम हर वक्त खुद पर पहरा दे रहे हैं, हाँ, क्योंकि हम अवेयर रहने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इसका पर्पस रोबोट बनना बिल्कुल नहीं है। एक रोबोट के पास कोई भावना नहीं होती, जबकि यहाँ हम ज्ञान और प्रेम का सही बैलेंस बनाकर उस इंटेलिजेंट लव तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम इमोशंस खत्म नहीं कर रहे, उन्हें फिल्टर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। माइंड टेम्पल क्लीनिंग कोई सजा नहीं है, बल्कि ये देखना है कि क्या हम अपने ही मन के मंदिर में कचरा तो नहीं जमा कर रहे हैं। राइट। कचरा मतलब नेगेटिविटी। हाँ, जब हम क्रोध, तुलना या शिकायत को शांति और सेल्फ रिस्पेक्ट से रिप्लेस करते हैं, तो हम असल में अपनी एनर्जी बचा रहे होते हैं, उसे खर्च नहीं कर रहे होते हैं। ओहो, यानी ये थकावट दूर करने का तरीका है, थकाने वाला काम नहीं। बिल्कुल। और इन सभी अभ्यासों को जोड़ने वाला आखिरी और छठा अभ्यास है वन कनेक्शन प्रैक्टिस। वन कनेक्शन प्रैक्टिस। ये क्या है? देखिए, जब हम दिन भर अपनी ऊर्जा को दुनिया की हजारों चीजों, न्यूज और लोगों के बिहेवियर में बिखेर देते हैं, तब हम थकते हैं। बिल्कुल। सोशल मीडिया भी इसका बहुत बड़ा रीजन है। हाँ, तो ये अभ्यास कहता है कि बार बार चेक करें कि आपकी बुद्धि कहाँ जुड़ी है और उसे सिर्फ एक सबसे ऊंचे स्रोत की तरफ मोड़ दें। ओके। स्रोत सामग्री में इसे ओनली वन बाबा के रूप में बताया गया है। जब आपका सारा फोकस एक ही जगह होता है, तो इंसान एक नेचुरल हैप्पीनेस और बहुत पावरफुल प्रेजेंस महसूस करता है। बाहरी चीजें उसे कंट्रोल नहीं कर पाती। ये सच में एक बहुत ही सॉलिड रोड मैप है। अगर इस पूरी चर्चा को और इस स्रोत के फाइनल निष्कर्ष को हम समेटें, तो वो सीधा सा ये है कि बाहर की दुनिया बदलने की कोशिश करने से पहले अपने अंदर की वाइब्रेशन को बदलो। बिल्कुल, यही असली और सबसे बड़ी सेवा है। अगर इस साक्षी भाव के रोड मैप को पूरी ईमानदारी से फॉलो किया जाए, अपने न्यूरल पैटर्न्स को रिवायर किया जाए, तो मन सच में स्थिर होगा। एकदम सही। बात बात पर होने वाले रिएक्शंस खत्म हो जाएंगे और एक बहुत ही गहरी और स्वाभाविक शांति मिलेगी। ये बहुत कमाल की बात है। और आज की इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले ना, मैं चाहूंगी कि हम उस साइंस और स्पिरिचुअलिटी के संगम पर वापस लौटें। हाँ, बताइए। अगर ये साइंटिफिक फैक्ट और ये स्रोत सामग्री पूरी तरह से सही है कि हमारे बिना बोले गए विचार और हमारे वाइब्रेशंस हमारे आसपास के लोगों के मन को लगातार अफेक्ट कर रहे हैं, जो कि साइंस भी मान ही रहा है अब। बिल्कुल, तो हम सबको एक बहुत ही गहरे सवाल पर सोचना चाहिए। वो क्या? आज जब हम किसी कमरे से बाहर निकलते हैं या किसी से मिलकर विदा लेते हैं, तो अपने पीछे हवा में हम किस तरह का इनविजिबल ब्लूप्रिंट छोड़कर जा रहे हैं? क्या हम अपने पीछे शांति का एक ब्लूप्रिंट छोड़ रहे हैं या फिर शोर और बेचैनी का? वाकई ये एक ऐसा विचार है जो पूरी तरह से सोचने का नजरिया ही बदल देता है। राइट। हम लोग अक्सर बस इसी बात की फिक्र करते हैं कि हमने क्या कहा या हमने क्या किया, लेकिन हम अपनी उस अदृश्य ऊर्जा के बारे में कभी नहीं सोचते जो हम हर जगह अपने साथ लेकर चलते हैं। हमें इस पे ध्यान देना शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, ये हम सबको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देता है। तो आज की इस बेहतरीन और आंखें खोल देने वाली चर्चा के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और अपने उस इनविजिबल ब्लूप्रिंट पर हमेशा ध्यान देते रहिए।